कि हम मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस देश का मजदूर आपके खिलाफ खड़ा होगा, अपनी आवाज को बुलंद करेगा। सर, मनरेगा में केंद्र सरकार का आवंटन असीमित था। आपने ये जो 90-10 वाले फॉर्मूले को ना 60-40 कर दिया ना माननीय मंत्री जी, ये ऐसा हैंडशेक स्कीम है कि योजना भरभरा के गिर जाएगी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मुझे आज वो दृश्य याद आ रहा है जब भारत की सरकार किसानों के खिलाफ 3 काला कानून लेकर आई थी, और उस समय हमने रोका था मान्यवर, निवेदन किया था, विनती की थी, हाथ जोड़ा था कि किसानों के साथ विश्वासघात मत कीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। सर, हमने विरोध किया, हम बेल में आए, सरकार को चिताया, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। सर, 7 दिन तक इसी संसद के परिसर में हम लोग निलंबित करके रखे गए। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। 1.5 साल तक किसानों ने सड़क पे धरना दिया और 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। संजय जी, उसके बाद बिल पर बोलिए। वो उसी पे बोल रहे हैं सर, इसी पे बोल रहे हैं, इसी पे बोल रहे हैं। इस देश का किसान, बोलिए, इस देश का मजदूर, इस देश का अन्नदाता। सर, आपका चेहरा आ रहा है, मेरा भाषण मेरा चल रहा है, चेहरा आपका आ रहा है। आपका इस देश का किसान, आपका आ रहा है, आपका आता है। इस देश का मजदूर, इस देश के करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे, उनको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, बड़े बड़े कील गाड़ दिए गए सड़कों पे। और 1.5 साल के बाद प्रधानमंत्री जी एक दिन प्रकट होते हैं, कहते हैं मेरी तपस्या में कमी हो गई, हम कानून वापस ले रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, यह ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं, ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। मान्यवर, यह बिल किस मंशा और उद्देश्य के तहत लाया गया है? इस बिल को आपने कह दिया जी राम जी बिल है, जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। मैं
शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया, मान्यवर राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने, उस प्रतिद्वंदी ने कहा अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो हैं जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। और मैं सोच रहा था कि जब क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा था, एक खबर मिली, राजस्थान में मनरेगा योजना में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। मैंने पढ़ा गुजरात में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। ये सारे कागजात हैं। मैंने पढ़ा उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में मजदूरों के नाम पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। हरियाणा में मान्य हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। सर योजना पे बोल रहा हूँ, सर योजना पे बोल रहा हूँ। सारा कागज चाहिए आपको, इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर दे दूंगा, इनको दे दूंगा। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि अब अगर चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी? लोग क्या कहेंगे? अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। भाजपाइयों ने गुजरात में तो क्या बोलूं सर, क्या आपत्ति है इनको सर? क्या बोलूं, जी राम जी ना बोलूं सर? अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। पूरे देश में गांव में बिल पास नहीं हुआ है। विधायक, इनके बीजेपी के विधायकों ने जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार कर लिया। तो ये आप राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। बैठ जाओ, नहीं जाएगा। बैठ जाओ। मान्यवर देखिए हमारा समय खा रहे हैं सर ये लोग। मान्यवर एक लाइन मुझे याद आती है, इस बिल को पढ़ने के बाद, मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी। मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। धन्यवाद। मान्यवर मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े।
आप वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते हैं, कमीशनखोरी राम जी के नाम से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं, आप फिर आ गए मान्यवर, हम लोगों को हाँ तो मान्यवर हम तो कह रहे हैं, देखो ए दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस कानून में क्या लिखा हुआ मान्यवर, इस कानून में लिखा हुआ है मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी, 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। पहले 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, 10% हिस्सा राज्य सरकारें देती थी। आज तो ज्यादातर राज्य सरकारें आपकी नीतियों की बदौलत, आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं, आपने राज्यों को खोखला कर दिया, आपने राज्यों को कर्ज में डुबा दिया। अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें इसमें पैसा लगाएंगी, यानी आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेके आए हैं, क्योंकि राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से आप ये कह रहे हैं कि 40% पैसा लगाओ, यानी कि सर आप ये हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है सर, ये क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्य जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जा रहा है। मान्यवर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी, इसको आप तय करेंगे। ये कितने 125 दिन की आप बात कर रहे हैं मान्यवर, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। और आंकड़े ये बताते हैं कि आपका जो बजट का निर्धारण होता है 12 करोड़ लोगों के लिए 267 रुपए के हिसाब से अगर आप मजदूरी निर्धारित करते हैं तो करीब करीब 3,13,000 करोड़ रुपए बनती है। आप उसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं, यानी कि मंशा आपकी शुरू से स्वयं यही है कि आप इस योजना के तहत लोगों को काम नहीं देना चाहते हैं, मजदूरी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मजदूरों के हक में मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोग देश भर में संगठित हो रहे हैं। ये आप दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। कौन सी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं मेहराज मलिक, जो हमारा विधायक है जम्मू कश्मीर का, वो जमीन के हक की लड़ाई लड़ रहा था, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहा था। आपने उसको पीएसए का कानून लगा के जेल में डाल दिया। कौन से हक की लड़ाई लड़ रहे थे सोनम वांगचुक, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लद्दाख के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस सोनम वांगचुक को, जो एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको आपने पकड़कर जेल में डालने का काम किया। आप पूरे देश में जबरदस्ती मामला है जी, तो ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्यों नहीं जाएगा सर? मजदूर के लिए लड़ने वाले क्यों नहीं जाएगा? मैटर जो है क्यों नहीं जाएंगे? वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आगे बोले सर, आगे बोले सर। मैं इस अवसर पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी, जो हमारे सुल्तानपुर के हैं,
उनकी एक कविता पढ़ना चाहूंगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, ना पर्वत पर, ना नदियों में, ना घर बैठे, ना प्रयास में, ना कुंजों में, ना उपवन में, शांति भवन या सुख निवास में, ना गाने में, ना बाने में, ना आशा में, ना ही हास में, ना छंदों में, ना प्रबंध में, ना अलंकार, ना अनुप्रास में, खोज ले कोई राम मिलेगा दीन जनों की भूख प्यास में। खोज ले कोई राम मिलेगा दीन जनों की भूख प्यास में। आप दीन जनों को भूखा रख के, उनकी मजदूरी छीन के, उनके हाथ का काम छीन के, उनका रोजगार छीन के, आप चाहते हैं उनके पेट पे लात मार के, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस योजना का नाम बदल देंगे, इस योजना का नाम बदल देंगे तो पूरे देश में आपका महिमा मंडन हो जाएगा। अब आपका ये नकली काम इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। पूरा देश आपकी सच्चाई जान चुका है। मान्यवर, पिछले दिनों मैंने पदयात्रा शुरू की थी अयोध्या से लेकर सरयू से संगम तक। अयोध्या में किसान आए हमारे पास, बहुत सारे किसानों ने आकर कहा किस तरीके से अयोध्या के अंदर किसानों की जमीनों का कब्जा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। वहां पर किसानों के ऊपर लाठियां चला के, गोलियां चला के, बुलडोज करके उनकी जमीनें औने पौने दामों में ली जा रही है। मान्यवर, औने पौने दामों में उनकी जमीनें ली जा रही हैं। और वो जमीनें मान्यवर वो जमीनें जो ली जा रही हैं किसानों से, वो जमीनें बड़े बड़े बिल्डर को बेची जा रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर को बेची जा रही हैं। किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई अयोध्या में। अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम पे, आप धंधा कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। ये मजदूरों का हक मारने का काम जो आप कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, मानवर बोले, जब ये मनरेगा योजना लाई गई तो इस बिल को अस्थायी समिति में भेजा गया था। आज जब आप नई योजना लेकर आ रहे हैं, इसको अस्थायी समिति में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आप छिपाना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है? ये आप बताइए। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस देश का मजदूर आपके खिलाफ खड़ा होगा, अपनी आवाज को बुलंद करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई श्री राम का नाम नहीं लिया। एस निरंजन रेड्डी। करेगा ये बिल, यही सही अर्थों में राष्ट्रपिता बापू गांधी जी के भारत के सपनों प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, आज ये बिल आया। इतिहास में ऐसे क्षण होते हैं जब आप सदन में खड़े होते हैं, पहला भाव है कि मैं माननीय मंत्री जी से और सत्ता पक्ष से विनती करूं कि हुजूर इसे वापस ले लीजिए, क्योंकि घनश्याम जी बेहतर बताएंगे मुझसे। जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य के लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया, मध्य प्रदेश ने संघर्ष किया, छत्तीसगढ़ ने बाद के संघर्ष किया, मेरे बिहार ने किया, झारखंड ने किया। किस लिए? हर हाथ को काम,
हर काम का वाजिब दाम, ये इसकी मूल भावना थी। माननीय मंत्री जी, आप लोगों की कुछ तौर तरीके मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं कि आप मीडिया में ड्रॉप करते हैं नाम। पहले चला कुछ दिन पूज्य बापू नाम, तो हमें समझ में नहीं आया, गांधी तो यूं ही भी पूज्य हैं, काहे कोई एडिशनल पूज्य लगा रहे हैं। पूज्य जिनके नाम में बापू बोल रहे हैं उनमें से 2-3 जेल में हैं। ये मैं लेकिन फिर भी आपने ऐसा नाम लिया। मैं देख रहा था कि माननीय मंत्री जी भी केयरफुली पढ़ रहे थे कि कुछ गलत न बोला जाए। कारण है कि मैंने तुकबंदी देखी है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी को मिला करके जब आप तुक बिठाते हैं तो बेहतर से बेहतर तुक बेतुका दिखता है, ये बेतुका दिखता है। माननीय मंत्री जी, मंत्री महोदय, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से अब मैं नाराज मत होइएगा। मैंने देखा कि दिल्ली अलग अलग लोगों पे अलग असर करती है। ये जब तक मध्य प्रदेश में थे कितना हंसते थे, खुश रहा करते थे। जब से दिल्ली आए हैं न जाने क्या हो गया है यहाँ की आबो हवा में, नाराज से रहा। प्रोफेसर, डोंट मेक पर्सनल कमेंट सर, इट्स नॉट अ डोंट मेक पर्सनल कमेंट सर, इसी सदन में लोहिया जी, पीलू मोदी, मीनू मसानी, रामन, मैं तमाम चीजें। सर, आपने एक किताब छापी है राज्यसभा से, ह्यूमर इन द हाउस। अब अगला एडिशन छाप ही नहीं पाएगा, अगला एडिशन नहीं छपेगा। वो लाइटर वेन में था। माननीय मंत्री जी को अगर बुरा लग गया तो मैं वापस लेता हूं। सर, मेरा वक्त पॉज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। इसी तरह का डेमोक्रेटिक जज्बा हर में चाहिए, पूरे मंत्रिमंडल में चाहिए, ऊपर से नीचे चाहिए। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं मूल बिंदु पर आने से पूर्व। मैं इस संघर्ष का भी हिस्सा रहा हूं, मनरेगा के संघर्ष का। सर, मैं राजनीति में तब नहीं था, विश्वविद्यालय का शिक्षक, सोशल पॉलिसी का पेपर पढ़ाता था, जब मैंने देखा कि हमारी पूरी संसद ने वाइडर कंसल्टेशन और यूनानिमस सहमति से मनरेगा जैसा एक कानून लाया ना, तो अपनी संसद पे गर्व हुआ, अपनी संसद पे भरोसा हुआ। मैं उस भरोसे को खत्म नहीं होते देखना चाहता, जीते जी नहीं देखना चाहता। और वो मजदूर, गरीब मजदूर, भूमिहीन किसान, हमारी महिलाएं, वो भी नहीं देखना चाहती। वो बहुत बेबसी में है सर। उनको राम से क्या आपत्ति होगी? उनको आपत्ति इस बात की है कि राम के नाम पर यह क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय मैं एक चीज, माननीय उपसभापति जी, आप तो पिछले, जब पुरानी वाली बिल्डिंग में भी हम लोग बैठते थे, फार्म लॉज पे बहस चल रही थी, हमने तब भी कहा था संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बड़ा मुश्किल है। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई आज तक। और हम तो लोहिया जी के लोग हैं, वो कहते थे संसद खामोश तो सड़कें रोशन हो जाती हैं। और मैं आगाह कर रहा हूं सर, थोड़ा सोचिए इस पर। आसमान नहीं टूट रहा है। ये जो एक अधिकार वाली भावना थी मनरेगा में, अधिकार सर, मैं यहां आने से पहले रिसर्च कर रहा था थोड़ा। मैं यूं भी थोड़ा उस मिजाज का हूं कि थोड़ा बदलाव की बयार कहीं से आए। सर, हमारे संविधान में राइट टू वर्क को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है, आर्टिकल 41, और मनरेगा वॉज द क्लोजेस्ट प्रोक्सीमेशन ऑफ आर्टिकल 41। और आज आप उस आर्टिकल की आत्मा को मार रहे हैं सर। मेरा सिर्फ सभापति जी, माननीय मंत्री जी, नाम कुछ भी हो, आत्मा खत्म हो जाएगी ना, तो जो भी हासिल हुआ है संघर्ष के साथ, वो संघर्ष काफूर हो जाएगा। राम के नाम पे किस देश में, हम लोग तो गांधी के लोग हैं, दुनिया को अलविदा कहे गए हे राम कह करके। और जब नोआखोली से आए, सांप्रदायिक
सद्भाव बिगड़ा था तो उन्होंने अपने भजन को बदल दिया, भजमन प्यारे सीताराम के बदले भजमन प्यारे राम रहीम। हम तो वो लोग हैं सर। खैर, आपसे तो इन विषयों पर शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं है सर। कहां हम मनरेगा में व्यापक तब्दीली की मांग कर रहे थे, हर सदन में 2-0 आवर आता था कि मैंडेज बढ़ाइए, वेज बढ़ाइए। आपने कौन सा रिग्रेसिव ये पोजीशन ले लिया, प्रतिगामी विचार, अधिकार से चैरिटी वाले युग में। राजा महाराजाओं का जमाना नहीं है। 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन राजा थोड़े ही बन जाएंगे। लोकतंत्र की बुनियाद है और लोकतंत्र की बुनियाद में यह तय करना होगा कि अधिकार की जुबान का क्षरण ना हो। आप चाहते तो इसको कंसल्टेशन में ला सकते थे। दिस इज वन ऑफ दोज pieces of legislation which has completely ignored the consultation door or corridor. So this does not speak well about our democratic practice, our parliamentary procedure, our rich history. It only smacks of a kind of arrogance which comes from a sense of following majoritarian politics. And that's antithetical to the idea of India. I'm requesting you, sir, once again, डिमांड, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपने इसको डिमांड ड्रिवन से कमांड ड्रिवन में तब्दील कर दिया। इट इज नो मोर डिमांड ड्रिवन, इट इज कमांड ड्रिवन। सर, जस्ट 1 मिनट वाइंड अप कीजिए, आपका समय बहुत कम रखा है। सर प्लीज, सर नहीं सर, आई बेग योर पार्डन, आई नीड 2 मिनट एक्स्ट्रा because I have to make some important point. Sir, जो मैंने कहा था पूरे साल की रोजगार की गारंटी देता था, हम उसमें तब्दीली की मांग कर रहे थे। अब आपने क्या किया है ना, 60 दिनों के ब्लैकआउट अवधि। मुझे लगता है मैंने पिछली बिल में भी एक बात कही थी, हु इज एडवाइजिंग यू? आर देयर इनविजिबल हैंड्स, इनविजिबल पीपल हु आर विजिबल टू यू, नॉट टू द ऑल ऑर्डिनरी इंडियंस, कि हमें ब्लैकआउट अवधि देंगे कृषि। सर, ये एक तरह की थोड़ी फ्यूडल सोच भी हुआ करती थी। इसी सदन में एक आध लोगों को मैंने बोलते सुना है जो कहते थे कि मनरेगा के कारण मजदूर मिलना बंद हो गए। ये बुरी बात हो गई क्या सर? बार्गेनिंग पावर बढ़ा, बार्गेनिंग पावर बढ़ा दलितों का, भूमिहीन मजदूरों का, और वो अगर पसंद नहीं आ रहा है सर, मनरेगा में केंद्र सरकार का आवंटन असीमित था। आपने ये जो 90-10 वाले फॉर्मूले को ना 60-40 कर दिया ना माननीय मंत्री जी, ये ऐसा हैंडशेक स्कीम है कि योजना भरभरा के गिर जाएगी। मैं जिस राज्य से आता हूं, आप मेरे राज्य से वाकिफ हैं सर, 10% में भी दिक्कत हुआ करती थी सर। बस आई जस्ट टेक 1 मिनट प्लीज, बेयर विथ मी सर प्लीज रिविजिट दीज आइडियाज। मैचिंग का जो पूरा आपका स्कीम है सर, दिस विल किल ऑल दोज स्टेट्स जहां से बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं, और उसमें भी बाकी जो खर्च था लागत का वगैरह का, उसको भी इतना अनइवन आपने बांट के रख दिया है कि अंततः मुझे ये कहने में कोई दो मत नहीं है कि बॉटम अप डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से टॉप डाउन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ये इस देश का हक में नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैंने शुरू में हल्के में कहा था, आप एक विशद अनुभव लेकर के आए। अपने कई कुलीग के मुकाबले आपने जमीन की राजनीति की है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जमीन की सदा सुनिए, आवाज सुनिए। मजदूरों में आक्रोश है, भूमिहीन किसानों में आक्रोश है, दलितों महिलाओं में आक्रोश है। उनको लग रहा है कि हम यहां बात कर रहे थे। सर 1 मिनट, आय की 30 सेकंड, आय की असमानता मैंने हर सदन में बात उठाई है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। आर्टिकल 39 के तहत 1% सुपर रिच को टैक्स करने की, और आप किसको टॉर्चर कर रहे हैं? हमारे आम गरीब को। प्लीज धन्यवाद प्रोफेसर। आप जिंदाबाद रहिए। जय हिंद सर।